नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 9 क्या है? चैप्टर 9 है स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। स्ट्रगल्स का मतलब होता है संघर्ष, इक्वलिटी मतलब समानता। ठीक है, तो समानता के लिए क्या क्या संघर्ष हुए उसके बारे में हम देखते हैं। In this book, you have read about people like कांता, the अंसारीज, मिलानी एंड स्वप्ना। इस बुक में हमने किनके बारे में पढ़ा? कांता, अंसारी, मिलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में हमने इस बुक में पढ़ा। The thread that connect all of these lives is that they have been treated unequally। अब देखो, अब इन्हीं लोगों की क्यों बात हो रही है? किसकी किसकी? कांता की, फिर अंसारी की, मिलानी की और किसकी? स्वप्ना की। इसलिए इनकी बात हो रही है क्योंकि एक थ्रेड है जो इन सारी की लाइफ को कनेक्ट करता है, दैट इज दे ट्रीटेड अनइक्वली। ठीक है, यानी कि उनके प्रति असमानता का व्यवहार किया गया, उनके प्रति अनइक्वली ट्रीट किया गया। ट्रीट मतलब व्यवहार करना। ठीक है, किसी के प्रति ट्रीट करना, यानी कि जो थ्रेड है इन चारों को किसी किसी कांता, अंसारी, मिलानी और स्वप्ना को कनेक्ट करता है इनकी लाइफ को, दैट इज दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। व्हाट डू पीपल डू व्हेन दे फेस सच इनइक्वलिटीज? आखिर में लोग क्या करते हैं जब इस टाइप की इक्वलिटीज को फेस करते हैं, इनइक्वलिटीज को, यानी जब लोगों को ऐसी असमानता का सामना करना पड़ता है तो लोग क्या करते हैं। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन्स हु हैव कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वलिटी एंड फॉर इशू ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। ये यानी कि जो हिस्ट्री है वो ऐसे कई व्यक्तियों की एग्जाम्पल से भरी पड़ी है, जिस ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जहाँ पे लोग जो है मतलब कई व्यक्ति एक साथ आए किसके लिए? इनइक्वलिटी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए और जस्टिस पाने के लिए। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स इन चैप्टर 1? क्या आपको रोजा पार्क्स वाली जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था वो स्टोरी याद है? डू यू रिमेंबर द फोटो एसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन चैप्टर 5? जो हमने चैप्टर 5 में वुमेन्स की मूवमेंट फोटो एसे को पढ़ा था, फोटो एसे पे जो वुमेन्स की मूवमेंट थी उसके बारे में आपको याद है? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ वेज इन विच पीपल हैव स्ट्रगल अगेंस्ट इनइक्वलिटी। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ओवरऑल हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कुछ वेज हैं जिनके थ्रू लोग जो है इनइक्वलिटी के अगेंस्ट में स्ट्रगल किए, यानी जो असमानता थी उनके प्रति लोग जो असमानता के व्यवहार से उनको ट्रीट करते थे, उससे लड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए। किस वेज में किए वही हम देखेंगे। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस बुक, जैसा कि हमने ऑलरेडी इस बुक में पढ़ लिया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल इंडियंस as equal before the law and state that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor। जैसा कि हमने ऑलरेडी इस बुक में पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज मतलब मानना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे इंडियंस को लॉ के सामने जो है कि इक्वल मानता है, समान मानता है। और स्टेट कर मतलब कहना और यह बोलता है कि कोई भी पर्सन उसके रिलीजन, सेक्स, कास्ट और उसकी अमीरी या गरीबी, यानी वो रिच है या पुअर, इसके अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। ऑल अडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट। इसको एक बार ये समझ लेना थोड़ा कि जैसे कि मान लो कोई यहाँ पे उच्च कास्ट का है, उच्च कास्ट का है, ठीक है, यानी कि सपोज कोई एक यहाँ पे दूसरे एक रिलीजन ए से है, ठीक है, और दूसरा रिलीजन बी से है। सपोज रिलीजन बी की पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम है, तो इसका कहने का मतलब है ये जो पर्सन होगा इसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सपोज अब यहीं पे एग्जांपल रख लो कि ये मान लो पुअर है, अब ये ट्रीट नहीं करेगा एज ए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि ये बंदा पुअर है। अब सपोज यहीं पे इसको मान लो कि इसका सेक्स अलग है, यानी कि एक मान लो वुमेन्स है, कोई लड़की हो गई या औरत हो गई, अब ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि ये लड़की होने की वजह से। ठीक है, तो ऑल अडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। जितने भी इंडिया में जितने भी एडल्ट्स हैं सबको इक्वल राइट टू वोट, यानी वोट देने का समान अधिकार है इलेक्शन के टाइम। एंड दिस पावर ओवर द बैलेट बॉक्स हैज़ बीन यूज्ड बाय पीपल टू इलेक्ट और रिप्लेस दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। बैलेट बॉक्स यहाँ पे बोला कि पावर ओवर द बैलेट बॉक्स, पावर ओवर द बैलेट बॉक्स मतलब जो वोट देने का अधिकार होता है वो आप कहाँ पे देते हो? अभी तो मान लो ईवीएम आ चुकी हैं,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो जो पहले बैलेट बॉक्स होता था तो वहाँ पे लोग जाते थे, पर्ची पे नाम लिख के वो पर्ची जो है अंदर डाल देते थे। तो ये जो बॉक्स होता था इसको बैलेट बॉक्स बोलते थे। ठीक है, तो यही बोलता है कि ये जो लोगों का पावर ओवर द बैलेट बॉक्स है, यानी कि बैलेट बॉक्स पे जो पावर है या जो वोट देने का अधिकार है, इसी से लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव का, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है उनके एरिया का, उसको इलेक्ट करते हैं। और मान लो बाय द वे वो गलत हुआ, सही से काम नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या करते हैं, अगले इलेक्शन में उसको रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। But this feeling of equality that the ballot box provide, because the vote of one person is as good as that of another, does not extend to most people's lives. एक्चुअली क्या होता है, जो ये फीलिंग है इक्वलिटी की, जो ये फीलिंग है, जो बैलेट बॉक्स हमको प्रोवाइड करता है कि कोई भी व्यक्ति हो, यानी कि बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन एज गुड एज दैट ऑफ अनदर, यानी कि सारे पर्सन को एक ही वोट देने का अधिकार है। यानी सपोज ये इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, इसको भी एक, ये भी एक ही वोट दे सकता है। और जो सबसे पुअर है, सबसे गरीब आदमी है और एडल्ट है, वो भी एक ही वोट दे सकता है। तो यहाँ पे कहने का सेंस है कि जो इक्वलिटी हमको बैलेट बॉक्स जो प्रोवाइड करती है, फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, ये जो है क्या है, बिकॉज वोट ऑफ वन पर्सन एज गुड एज अनदर, यानी कि एक पर्सन का जो वोट की वैल्यू है उस दूसरे की भी वही है। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादातर लोगों की, मोस्ट पीपल्स लाइफ एंड डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल्स लाइफ, यानी ज़्यादातर लोगों की लाइफ तक एक्सटेंड नहीं करती, मतलब सभी लोग के पास नहीं पहुंचती। एज यू हैव रीड, जैसा कि आपने पढ़ा था, द इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड द नेग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पुअर पीपल लाइक कांता, हकीम शेख एंड अमन टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। यहाँ पे नेग्लेक्ट का मतलब होता है लापरवाही। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हमको पता है कि निजीकरण होता है। तो वो होता है कि जैसा कि हमने पढ़ा था, हेल्थ सर्विसेज में प्राइवेटाइजेशन के बढ़ने से और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की लापरवाही की वजह से कांता, हकीम शेख और अमन जैसे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, किसकी वजह से, इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, यानी हेल्थ सर्विसेज का प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, यानी निजीकरण ज़्यादा हो रहा है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हैं वो निगलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि लापरवाही कर रहे हैं, हर चीज़ सुविधाएं अच्छे से नहीं देते, मतलब मरीज को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। इन वजह से जो कांता, हकीम शेख और अमन जैसे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलने में थोड़ा दुविधा होती है। These people do not have the resources to afford expensive private health services. यानी ये जो लोग हैं, कांता, हकीम शेख और अमन जैसे लोग, जो गरीब लोग हैं, ये लोग इनके पास ना रिसोर्सेस नहीं होते, या रिसोर्सेज को आप पैसा ही मान लो, उतना रिसोर्सेस नहीं होता कि ये जो एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मतलब जो इतना ज़्यादा एक्सपेंस आता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, उसका खर्चा ये अफोर्ड कर पाए। ठीक है, इनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते। सिमिलरली, इसी प्रकार, द मैन हु सेल्स जूस डज नॉट हैव द रिसोर्सेज to compete with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. तो इसी प्रकार एक साधारण सा आदमी, एक जो पर्सन है, एक मैन, यानी कि एक व्यक्ति जो जूस बेचता है, उसके पास उतना ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है कि वो उन मेजर कंपनी से compete कर पाए जो कि एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग के थ्रू ब्रांडेड जूस जो है बेचती हैं। यानी कि अगर कोई यहाँ पे एक ठेला वाला है, एक नॉर्मल कोई कॉमन सा आदमी है, ठीक है, इस बेचारे के पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होगा। यहाँ पे कोई मान लो एक बड़ी कंपनी है, ये एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग के थ्रू, जैसे हमने देखा एडवर्टाइजिंग से क्या क्या होता है, तो एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग के थ्रू ब्रांडेड ड्रिंक जो बेचता है, तो ज़्यादा पब्लिक क्या आती है, इसी के पास आती है। तो ये वाला जो पर्सन, इसके पास सफिशियंट रिसोर्सेज नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी को ये compete कर पाए। सपना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन, और सपना के पास सफिशिएंट मात्रा में या सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है कि वो कॉटन ग्रो कर सके, और इसी वजह से हैज़ टू टेक अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर टू ग्रो हर क्रॉप, इसी वजह से उसे ट्रेडर से, उस व्यापारी से लोन लेना पड़ता है अपनी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए। दिस फोर्सेस हर टू सेल हर कॉटन एट ए लोअर प्राइस, और इसी वजह से, इसी मजबूरी की वजह से उसे जो है अपनी कॉटन जो है एक लोअर प्राइस में, कम दाम में उसे बेचना पड़ता है। Melanie, like the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insult and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something on her own. यहाँ पे देखो, across the country का मतलब पूरी कंट्री में या पूरी जगह, हमारी कंट्री की पूरी जगह, ठीक है, इन द कंट्री नहीं, across the country मतलब सभी जगह। यहाँ पे इंडोर का मतलब होता है सहना, इंसल्ट मतलब अपमान,
हार्डशिप ऑफ वर्किंग यानी कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, यानी मिलानी की जैसी, जो मिलानी थी उसके जैसी हमारी पूरी देश में मिलियंस मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर है, यानी कि लाखों डोमेस्टिक वर्कर हैं जो कि दूसरों के घर काम करती हैं, वो भी कठिन बहुत, मतलब कि हार्डशिप करती हैं, बहुत मेहनत से काम करती हैं। उसके बावजूद भी उनको अपमानित होना पड़ता है, वो अपमान को सहना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा कि मिलानी जैसी हमारे पूरे देश में लाखों डोमेस्टिक वर्कर हैं जो कि मतलब हर घर पे या दूसरे घर पे इतना मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें जो है कि इंसल्ट अपमानित होना पड़ता है और उसको सहना पड़ता है। इज फोर्स टू, मतलब उनको ऐसा करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि बिकॉज शी हैज नो रिसोर्सेज टू सेट अप समथिंग ऑन हर ओन, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इतना रिसोर्स नहीं है कि वो अपना खुद का कुछ चला पाए। देखो, अगर उसके पास रिसोर्स होता, जो भी डोमेस्टिक वर्कर है, अगर मान लो वो पूरा काम अपना कर रही है, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज भी है, और उसको आप मान लो अपमानित करोगे तो सुनेगी, वो बोलेगी एक काम करिए, अपना पैसा जो भी रहेगा वो थमा दे, बोलिए मैं चलती हूँ, ठीक है, आप दूसरे को कर लेना, और जरूरत पड़े आप आ जाना, मेरे घर काम कर लेना। ये जब मैं वो जानती है मतलब अपना काम कर रही है, तो आप क्यों उसको इंसल्ट करोगे? जब सबको राइट टू लाइफ है, सबको जीने का अधिकार है, तो क्यों आप ट्रीट कर रहे हो उसको? जब डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए ना। बट क्या है कि समटाइम्स जो डोमेस्टिक वर्कर होती हैं वो जानती भी हैं कि उनकी गलती नहीं है, बट उसके बाद भी वो, जो भी ओनर रहता है, जो भी घर का मालिक रहता है, उनको गाली देता है, जो भी अपमानित करता है वो सुनती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है कि वो अपना खुद का कुछ कर सके, ठीक है, और अपनी फैमिली चलाने के लिए उनको सुनना पड़ता है। Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people's life in India are highly unequal. पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी कि अभाव, रिसोर्सेज का अभाव, की रीजन मतलब मुख्य कारण, ठीक है, यानी कि पॉवर्टी और रिसोर्सेज का अभाव या कमी आज भी इंडियन सोसाइटी में अनइक्वलिटी का एक अनइक्वलिटी के बड़े रीजन्स में से या बड़े कारणों में से एक है। क्या क्या? पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। ऑन दी अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखें, दी अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट नॉट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज। अगर दूसरे साइड देखें, इधर तो हमने देखा कि मिलानी को क्यों इतना डिस्क्रिमिनेट किया गया, क्योंकि उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, वो मजबूरी में काम करती थी। अगर दूसरे साइड देखे तो जो अंसारी की फैमिली थी दोस्तों, उसको इसलिए नहीं डिस्क्रिमिनेट किया गया कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे। इन फैक्ट, डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट, they were not able to find an apartment for over a month। देखिए, इनफैक्ट उसके उन लोग वही जिसके अंसारी फैमिलीज के पास, जो अंसारी मियाँ बीवी जो दोनों थे, तो उन दंपति जो थे, उनके पास सफिशिएंट पैसे होने के बाद भी, मतलब अगर कोई भी रेंट का जो पैसा देना होगा, रिक्वायर्ड जो भी रेंट था, उस पैसा होने के बावजूद भी उनको एक अपार्टमेंट एक महीने के लिए नहीं मिल पाया। पीपल वर रिलक्टेंट टू लीज देम एन अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। लीज मतलब भाड़ा होता है, भाड़े पे देना, रेंट पे देना। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, ठीक है। तो जो लोग थे वो अपना अपार्टमेंट रिलीजन उनके रिलीजन की वजह से अपना अपार्टमेंट उनको लीज पे नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो अंसारी फैमिली थे मुस्लिम थे, ठीक है, तो इस वजह से, उनके रिलीजन की वजह से कोई भी सोसाइटी में अपना अपार्टमेंट उन्हें नहीं देना चाहता था। सिमिलरली, इसी प्रकार, द मेन रीजन दैट द टीचर्स फोर्स्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वीप द स्कूल यार्ड वाज बिकॉज ही वाज दलित। अब इसी प्रकार देखें तो मेन रीजन जो था कि टीचर्स ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल का यार्ड स्वीपिंग करा रहा था, मतलब स्कूल का यार्ड जो है उससे सफाई करा रहा था। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ दलित, वह एक दलित था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, अगर इसकी अंसारी वाला मैटर देखें, यहाँ पे किसके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट किया गया, किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि वाले केस में किसके बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे। You have also read that the work women do is often considered of less value than that done by the man। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि एक पुरुष के द्वारा किया गया काम, यानी कि कोई अगर पुरुष करता है, उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कंपेरिजन देन वही काम अगर कोई एक वुमेन करती है, औरत करती है। तो इसको हम समझेंगे, अगर मान लो कोई एक प्लॉट है, ठीक है, इस प्लॉट में कोई कुछ भी फार्मिंग करना हुआ, पहले इस पूरी फार्मिंग किसने किया? एक कोई वुमेन ने किया, यानी कि एक स्त्री ने किया, ठीक है। अब दूसरे सीजन में यही काम किसी पुरुष ने किया, यानी मेन ने। अब इस पुरुष के काम की वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी और इसकी वैल्यू
कम दी जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एग्जांपल ले लें, वुमेन को दी जाएगी 3 तो पुरुष को दी जाएगी कितना 5। ठीक है, जबकि काम सेम है, प्लॉट भी उतना है। तो यहाँ पे किसके किसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया, सेक्स के बेसिस पे। ऑल ऑफ दीज पर्सन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल एज बिकॉज दे आर वुमेन। तो हमने क्या देखा कि जो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, या मेलानी और स्वप्ना जैसी जो लोग थी, और उसके बाद जो अंसारी फैमिली थी, ओवरऑल ये सब जो पर्सन थे, ये व्यक्ति जो थे, इनको प्राइमरी मतलब मुख्य रूप से किसके बेसिस पे इनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल एज बिकॉज दे आर वुमेन। जो जो मुख्य रीजन था इनके पीछे का, वो था इनका सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड, और या तो एक वुमेन्स थी। ठीक है, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से हम समझेंगे। अब देखो, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को ट्रीट किया गया, दैट वाज सोशल बैकग्राउंड। ठीक है, इस समाज में इनको एक दलित माने जाते थे। ठीक है, दलित थे इस वजह से। अब हम अंसारी का केस लेंगे, अंसारी में क्या आएगा, उनमें कल्चरल बैकग्राउंड, का कल्चर ही अलग था। ठीक है, यानी कि मेन जो रीजन था इस डिस्क्रिमिनेशन का, कि उनका मुख्य रीजन था या तो उनका सोशल और कल्चर, मुख्य रीजन था कि उनका सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड। ठीक है, या तो वुमेन्स थी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन's रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर व्हाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण, यानी कि किसी व्यक्ति के रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना या भेदभाव करना हमारी इंडिया में अनइक्वलिटी, या हमारी इंडिया में अनइक्वली लोगों को अनइक्वली ट्रीट करने का एक दूसरा सिग्निफिकेंट फैक्टर है। अनदर यानी कि एक दूसरा जो है सिग्निफिकेंट फैक्टर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, यानी कि इंडिया में जो अनइक्वलिटी, लोगों में अनइक्वलिटी का जो भाव है, उसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्या है, अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर, वो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन रिलीजन कास्ट एंड सेक्स। ठीक है, often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins। डिग्निटी का मतलब होता है प्रतिष्ठा या गरिमा। ठीक है, यहाँ पे लैक ऑफ डिग्निटी यानी कि प्रतिष्ठा की कमी, और यहाँ पे और होगा लैक ऑफ रिस्पेक्ट भी यही रहेगा। ठीक है, और कम्युनिटी मतलब समुदाय होता है, सर्टेन मतलब कुछ सर्टेन निश्चित का समुदाय। यानी कि पावर्टी क्या, ऑफन अक्सर पावर्टी, डिग्निटी का अभाव, और कुछ सर्टेन कम्युनिटीज के प्रति अपमान जैसे कारक ऐसे पावरफुल वेज में एक साथ आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की अनइक्वलिटी खत्म हो रही, एंड हो रही है, और कहाँ दूसरी तरह की अनइक्वलिटी जो है शुरू हो रही है। ठीक है, पावरफुल वेज यानी कि पावरफुल वेज में आते हैं। एज यू हैव रीड, जैसा कि आपने पढ़ा था, दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन अ लार्ज नंबर। जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो जो लड़कियां होती हैं, लार्ज नंबर, जो गर्ल्स होती हैं, वो आधी स्कूल की शिक्षा पढ़ के छोड़ देती हैं। उनमें ज़्यादातर कौन आती है, किनकी संख्या ज़्यादा है, दलित की, आदिवासी वुमेन्स की, और मुस्लिम वुमेन्स की, यानी कि मुस्लिम गर्ल्स, आदिवासी गर्ल और दलित गर्ल्स। दिस इज a combined outcome of poverty, social discrimination, and the lack of good quality school facilities for these communities। यहाँ पे देखना, आप कंबाइंड आउटकम मतलब कई स्रोतों से या कई चीज़ों से कंबाइन हो, मिलजुल कर जो है आउटकम मतलब पैदा होना किसी स्थिति का। तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे कहा कि यह स्थिति पावर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इन समुदायों के लिए अच्छी अच्छी स्कूल फैसिलिटीज, ठीक है, अच्छी स्कूल फैसिलिटीज के अभाव के जैसे कई कंबाइंड कारणों का आउटकम है, या कारणों की वजह से पैदा हुई है। ठीक है, यानी जो ऐसी स्थिति आई है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट हो जा रही हैं स्कूल से, तो इसके पीछे का जो कंबाइंड रीजन क्या क्या है कि पॉवर्टी की वजह से, यानी गरीबी की वजह से, सोशल डिस्क्रिमिनेशन या समाज में उनके प्रति भेदभाव की वजह से, और लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज, उनको स्कूल फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिल रही हैं। ठीक है, in India, it is the case that the poor consist of a majority of member of Dalit, Adivasi and Muslim communities and are often women। से इंडिया में ये वास्तविकता का केस है कि जो पुअर हैं वो ज़्यादा करके मेजोरिटी किसके मेंबर हैं, मेजोरिटी लोग कौन है, दलित हैं, आदिवासी, यानी गरीबी में कौन आते हैं, मेजोरिटी में दलित, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, एंड ऑफन वुमेन। इसमें भी देखें तो वुमेन्स ज़्यादा है।
According to the 2011 census data, women form 48.5% of the population. सेंसस मतलब होता है जनगणना, यानी अगर 2011 का जो सेंसस डेटा था उससे देखो जनगणना का जो डेटा निकला था उसमें जो है वुमेन्स की जो परसेंटेज थी वो कितना था 48.5% पूरी पॉपुलेशन का। अब मुस्लिम फॉर्म 14.2%, उसमें मुस्लिम कितने थे 14.2% ऑफ द पॉपुलेशन। टोटल मुस्लिम कितने थे 14.2%, एससी थे 16.6% एंड एसटी 8.6%। ठीक है। स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी यानी कि इक्वलिटी के लिए संघर्ष। थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कम्युनिटी विलेज सिटी एंड टाउन यू विल फाइंड दैट देयर आर सम पीपल हु आर नोन एंड रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वलिटी। अब पूरे देश में थ्रू आउट द वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में हर कम्युनिटी में, हर विलेज में, हर सिटी में और हर टाउन यानी कि हर कस्बे में आप जो है किसी एक ऐसे पर्सन को पाओगे या कई ऐसे लोगों को पाओगे जिनको सब जानते हैं। ठीक है, सब जानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दियर फाइट फॉर इक्वलिटी, क्योंकि जो उन्होंने इक्वलिटी के लिए संघर्ष किया था, लड़ा था। These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed। और ये लोग थे कौन? These people में, यानी कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग ऐसे थे जो कि इनके साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ यानी भेदभाव किसी ने इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ या विच दे विटनेस यानी कि या इनके सामने किसी दूसरे के प्रति डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते थे, स्टूड अप यानी खड़े हो जाते थे। Or they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issue in the community। या तो पहला रीजन ये था कि वो इक्वलिटी के लिए फाइट करते थे। अब या दूसरा रीजन क्या था कि मे बी वो बहुत ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड हो। क्यों? क्योंकि वो सारे पर्सन को, दलित का हो, उच्च कास्ट का हो, निम्न कास्ट का हो, किसी का भी हो, उस सबको उसकी डिग्निटी के साथ जो है रिस्पेक्ट देते थे, मतलब उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाते थे और उनको रिस्पेक्ट देता था। ठीक है, इसलिए लोग लोग उन पर ट्रस्ट करते थे और कोई भी उनकी कम्युनिटी में यानी दूसरे की कम्युनिटी में जो लोग थे उनकी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम, उनके समुदाय में कोई भी इशू हुआ उसको रिजॉल्व करने के लिए इनको बुलाते थे। ठीक है। ऑफन some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large number of people who have united to address a particular issue of inequality। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और मोर वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना, बहुत ज़्यादा उनकी पहचान हो जाना। ठीक है। पर्टिकुलर इशू ऑफ इनइक्वलिटी, तो होता क्या है कि अक्सर इनइक्वलिटी के किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर स्ट्रगल करने वाले ये जो व्यक्ति हैं ये सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज इस स्ट्रगल में बड़ी संख्या में लोग उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर मान लो आप कोई दलित हो, ठीक है, कोई दूसरा उच्च कास्ट का कोई आपको बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपका शोषण कर रहा है, अगर आप डर रहे हो, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, आपका कोई पड़ोसी हुआ वो बंदा इसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा, तो आप सीधी सी बात आप इसके पक्ष में चले जाओगे, इसको सपोर्ट करोगे, और जो निम्न कास्ट के लोग होंगे इसको सपोर्ट करेंगे। तो वही होता था अक्सर इनइक्वलिटी के किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते थे। ठीक है, बिकॉज इस स्ट्रगल में बड़ी संख्या में लार्ज नंबर ऑफ पीपल लोग जो है इनको सपोर्ट में आ जाते थे। इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स इन विच पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर इशू दैट दे बिलीव आर इम्पोर्टेंट। बिलीव मतलब मानना या उनको लगता था। तो इंडिया में बहुत सेवरल स्ट्रगल्स हैं, यानी बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं जहाँ पे लोग जो है एक साथ आ गए, टुगेदर यानी कि एक साथ आ गए और उस इशू के अगेंस्ट में फाइट की, यानी उस इशू को लेकर फाइट की जो उनको लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है। In chapter 5, you read about the method used by the women's movement to raise issue of equality। जैसा कि चैप्टर 5 में आपने देखा था ना कि वुमेन्स ने कौन सा मेथड यूज किया था, वुमेन्स मूवमेंट जो थी, उन्होंने जो उनका जो मूवमेंट था, ठीक है, तो उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था टू रेज इशू ऑफ इक्वलिटी, जो इक्वलिटी का इशू था उसको रेज करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया था। ठीक है, यानी चैप्टर 5 में हमने देखा था जो वुमेन्स आंदोलन था उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था कि जो इक्वलिटी है हमारे प्रति जो इशू है वो रेस किया जाए। दी तावा मत्स्या संघ, द तावा मत्स्या संघ इन मध्य प्रदेश इज अनदर एग्जांपल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू। एक तावा मत्स्या संघ है मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसमें भी एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें लोग जो है एक साथ आए किसी एक इशू से फाइट करने के लिए।
There are many such struggles such as those among beedi workers, fisher folk, agricultural laborers, slum dwellers, and each group is struggling for justice in its own way. को बीड़ी वर्कर्स यानी बीड़ी के जो बीड़ी वर्कर्स जो होते हैं, फिशर फॉक को मतलब होता है मछुआरे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स यानी जो खेतिहर किसान होते हैं, स्लम डवेलर्स यानी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जस्टिस यानी कि न्याय। यानी कि ऐसी बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं जिसमें बीड़ी वर्कर्स, मछुआरों, एग्रीकल्चरल लेबरर, स्लम डवेलर्स के जो ग्रुप थे उन्होंने अपनी तरह से जस्टिस के लिए स्ट्रगल किया। ठीक है, दीज आर देयर आर मैनी स्ट्रगल्स यानी कि ऐसी बहुत सारी स्ट्रगल्स है जिसमें बीड़ी वर्कर्स, फिशर फॉक यानी कि मछुआरों का जो ग्रुप था, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो थे उनका जो ग्रुप, और स्लम डवेलर्स और ईच ग्रुप और जो ग्रुप्स थे, ए के ग्रुप ने अपनी तरह से जस्टिस के लिए स्ट्रगल किया अपने वे से, इट्स ओन वे। ठीक है, देयर आर आल्सो मैनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव और अदर कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। ठीक है, कोऑपरेटिव जो हमने देखा, जो कोऑपरेटिव बनाते थे, यानी कि ऐसे तमाम अटेम्प्ट्स भी हमारे हमारे पास हैं, या ऐसे तमाम प्रयास भी हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने के लिए कोऑपरेटिव्स बनाए, कोऑपरेटिव फॉर्म किए। कोऑपरेटिव मतलब होता है जैसे कि कई लोग उसमें जो है ज्वाइन करते हैं। कोई मान लो एक संगठन हुआ, उसमें कई लोग का योगदान रहता है। ठीक है, जैसे कि हमने जस्ट इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था, किस हिसाब से कोऑपरेटिव जो है गवर्नमेंट जो है लोगों को प्रोत्साहित करने कर रही बनाने के लिए, तो उससे क्या होता है, रिसोर्सेज बचते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी देखने को आपको मिलेंगे कि जहाँ पे लोग रिसोर्सेज पर अपना ज़्यादा कंट्रोल पाने के लिए कोऑपरेटिव्स का निर्माण करते हैं, कोऑपरेटिव बनाते हैं।